कैसे हो बच्चों? आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग एक नया क्लास 10th का पेपर करने जा रहे हैं, जो कि अगेन 2024 बोर्ड का है। इसमें हम आज भी एक नंबर के क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे, बिकॉज एक नंबर के क्वेश्चन ही ज़्यादा वेटेज रखते हैं। अगर आपके 20 में से 20 नंबर सही हो गए, 20 क्वेश्चन सही हो गए, तो आप आई होप 20 नंबर तो आप इंश्योर कर ही सकते हैं अपने पेपर में, बोर्ड के एग्जाम में। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट vigorously with water to form calcium hydroxide accompanied by liberation of heat. From the information given above, it may be concluded that this reason, यानी कि हमें बता रखा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर, जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करता है, इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट गिव्स हीट। तो देखिए, ये जो रिएक्शन है आपको सिंपल सिंपल सीधा सीधा पता लग रहा है कि ये जो रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें दो रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं अलॉन्ग विद हीट इवॉल्व होती है। तो जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और देखिए, इसमें से ए ऑप्शन एंडोथर्मिक है, ये तो नहीं होगा। सी ऑप्शन भी नहीं है, और बी और डी में से एक हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और जो कंपाउंड बना, जो कि हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये एज अ बेस, क्योंकि इसका जो पीएच है वो ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है, और प्लस जो पीएच है वो उसका इज मोर देन 7 है। और पीएच मोर देन 7 किसका होता है? बेस का होता है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि जूस ऑफ टैमरिंड, जो टैमरिंड का जूस है वो टर्न्स कर देता है ब्लू लिटमस टू रेड। टैमरिंड यानी कि इमली की बात कर रहा है, इमली। और इमली के अंदर टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, इमली के अंदर टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। तो सिंपल सी बात है, इसका जो आंसर है वो सी है, क्योंकि एसिड की ही प्रॉपर्टी है कि वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, यानी कि ब्लू को कन्वर्ट कर देता है रेड में। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, टार्ट्रिक एसिड। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। सेलेक्ट द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज इन्वॉल्व, यानी कि इनमें से किसके अंदर कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी की बात करूँ, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं, जिसमें हम AgBr का इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऑप्शन तो नहीं है। बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ मीथेन और डाइजेशन ऑफ फूड। उसने एक क्वेश्चन पूछा है कि सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ प्रोसेस विच इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज इन्वॉल्व। इसके अंदर किसकी, इनमें से किसके अंदर कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है? तो सिंपल सी बात है, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल। क्यों? क्योंकि जो अगर मैं कार्बन को बर्न करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो मुझे क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस हीट निकलेगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द ऑक्साइड्स विच कैन रिएक्ट विद HCl एज वेल एज KOH। तो हमने लास्ट वीडियो में, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेस से भी रिएक्ट करते हैं, जो रिएक्ट बोथ एसिड एंड बेस, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर सिर्फ हमें एक ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमारे पास एक ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, इसमें आप देख सकते हैं। और उस एम्फोटेरिक ऑक्साइड का नाम क्या है? Al2O3। क्या है? Al2O3। इसके अलावा एक और होता है जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जिंक ऑक्साइड। ये दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड की कैटेगरी में आते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग केसेस। ये हमको 4 केसेस दे रखी है। इसने बोला है कि द केस इन विच न्यू प्रोडक्ट विल फॉर्म, इनमें से किस केस में न्यू प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए क्या है, हमें रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पता होना चाहिए। पहला करीब मैं पहले उसकी बात करता हूँ ऑप्शन की। तो पहला ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट को जब मैं रिएक्ट करूँगा एल्यूमिनियम से, तो क्या है, आपको पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम जो है वो लेस रिएक्टिव है, वो लेस रिएक्टिव है देन कैल्शियम। कैल्शियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, तो ये रिएक्शन नहीं होगी।
क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही ये चीज़ें आती हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल जो वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को, लेस रिएक्टिव मेटल को वो डिस्प्लेस कर देता है। तो इसमें जो एल्यूमिनियम की हम बात करते हैं तो एल्यूमिनियम हमारे पास लेस रिएक्टिव है देन कैल्शियम, तो इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ऑप्शन में बी की बात करते हैं तो कॉपर सल्फेट प्लस कैल्शियम, यहाँ पे कैल्शियम मोर रिएक्टिव है और कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन हो जाएगी और हमारा क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट और कॉपर हमारे पास अलग हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं बी, सी वाले की बात करते हैं। सी वाले में क्या है, FeSO4 और कॉपर। या अगेन हमको देखने को मिल रहा है कि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है और आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन भी नहीं होगी। एंड डी वाले ऑप्शन की बात करते हैं तो डी ऑप्शन में ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट और मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू जिंक, तो ये रिएक्शन हो जाएगी और क्या बनेगा हमारे पास, MgSO4 प्लस जिंक अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बी और डी इज करेक्ट, बी एंड डी सही ऑप्शन है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जहाँ जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है वहाँ मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के सारे सवालों का जवाब दूंगा, क्योंकि बोर्ड तक अब ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास आते रहेंगे और आप लोग जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों के सारे सवालों का जवाब दे पाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर छठा, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन। मेरे पास रिएक्शन है 2H2S प्लस SO2। इस रिएक्शन को जब मैं करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, वाटर एंड प्लस सल्फर अलग हो जाएगा। तो इस रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये पूछा गया है कि लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस किया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। तो देखिए क्या है कि अगर मैं बात करता हूँ H2S की, H2S ने क्या किया है, H2S ने अपने हाइड्रोजन को लॉस करके अपने हाइड्रोजन को इसने ऑक्सीजन गेन कर लिया है। H2S ने ऑक्सीजन को गेन किया है और क्या बन गया है, वाटर बन गया है। H2S ने अपने ऑक्सीजन को गेन किया है और वाटर बन गया, तो यानी कि H2S की अगर मैं बात करता हूँ तो H2S क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। H2S क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, क्योंकि H2S ने अपने जो हाइड्रोजन है, जो मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसने ऑक्सीजन का गेन कर लिया है। SO2 से इसने ऑक्सीजन लिया है और H2S को दे दिया है। दोबारा याद रखना इस बात को, दोबारा मैं कंफर्म कर देता हूँ आप लोगों को कि H2S ने SO2 से ऑक्सीजन लेके H2O बनाया है, तो जो H2S है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। H2S जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया है इन H2O, बट SO2 ने क्या करा है, SO2 ने अपने ऑक्सीजन का दान देके और इट विल बिकम S, वो क्या बन गया है, S बन गया। इसका मतलब क्या है कि SO2 ने अपने ऑक्सीजन को लॉस करके S में कन्वर्ट हो गया है, तो ये क्या हो गया, ये रिड्यूस हो गया। ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब हमने कल बात करी थी कि जो ऑक्सीडाइज होते हैं उनको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। जो खुद को ऑक्सीडाइज करके दूसरों को रिड्यूस करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और SO2 ने क्या किया है, SO2 ने खुद को रिड्यूस करके दूसरों को ऑक्सीडाइज किया है, तो वो क्या बन गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बन गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें क्या है कि जो SO2 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो H2S है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अगर फिर भी आती है तो मैं आपको इसको डिस्कस कर दूंगा, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप मुझे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो होमोलॉगस सीरीज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कार्बन की हमारे पास होमोलॉगस सीरीज एल्कीन है, एल्कीन जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। अगर हम बात करते हैं एल्कीन की, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। फिर हम बात करते हैं एल्काइन की, जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। इन सब की साथ हमारे पास और होमोलॉगस सीरीज की हम बात करते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप ऐड करे जाते हैं। फंक्शनल ग्रुप है OH हमारे पास ऐड हो जाता है, हमारे पास CHO ऐड हो जाता है, लास्ट में हमारे पास CO ग्रुप ऐड हो जाता है और हमारे पास क्लोरीन या फ्लोरीन ऐड हो जाती हैं। तो ये बहुत सारी फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, इनको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप।
तो उसने एक क्वेश्चन पूछा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट होमोलोगस सीरीज ऑफ अ कार्बन कंपाउंड। ये 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं और उसने पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अगर हम बात करते हैं पहले वाले की, ऑल सक्सीडिंग मेंबर डिफर बाय CH2, तो ये करेक्ट है। कि अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास एल्केन ग्रुप पे दे लेता हूँ, एल्केन ग्रुप में मैं इथीन की बात करता हूँ, तो इथीन का फॉर्मूला होता है मेरे पास C2H6। और अगर मैं उसके नेक्स्ट मेंबर की बात करता हूँ तो उसका फॉर्मूला होता है C3H8। तो इसने क्या बोला है कि ऑल सक्सीडिंग मेंबर डिफर बाय CH2, यानी कि ये वाला मेंबर इससे CH2 के डिफरेंस पे है। अगर मैं इसमें से उसको माइनस करूंगा तो 3 में से 2 गया 1, 8 में से 6 गया 2, तो सही है। यानी कि हर एक आगे वाला मेंबर अपने पीछे वाले मेंबर से CH2 के डिफरेंस पे आता है। करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं बी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज मॉलिकुलर मास। ऑब्वियस सी बात है कि जब मॉलिकुलर मास बढ़ेगा, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों बढ़ेंगे। क्योंकि क्या है कि जैसे जैसे कार्बन कंपाउंड बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। आगे इसने बात बताया, ये ऑप्शन के बारे में बताया कि जो डिफरेंस है, डिफरेंस मैंने बोला CH2 का डिफरेंस है, तो CH2 के डिफरेंस का मास कितना होगा। कार्बन का मास होता है मेरे 12 और हाइड्रोजन का मास होता है 2 हाइड्रोजन तो 2, यानी कि 14 यू का डिफरेंस आना चाहिए और यहाँ पे 16 यू के डिफरेंस की बात कर रहा है, तो ये गलत है। आगे डी की बात करते हैं, C2H2 एंड C3H4 आर नॉट अ सक्सेसिव मेंबर ऑफ अल्काइल सीरीज। नहीं, ये हैं। जो C2H2 और C3H4 हैं, ये अल्काइन सीरीज के मेंबर है कि नहीं है। क्योंकि देखिए C2H2 की अगर मैं अल्काइन सीरीज की बात करता हूँ तो अल्काइन सीरीज का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ये एल्काइन सीरीज का फॉर्मूला है। एल्काइन यानी कि लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड बनता है एल्काइन। तो अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो C2 और 2 टू द 4 -2 यानी कि C2H2। तो पहला मेंबर तो यही, क्योंकि इसमें मिथाइन वाला मिथाइन फॉर्म नहीं होता, तो हमारा सबसे पहला मेंबर अल्काइन सीरीज का इथाइन ही है। आगे हम लोग बात करते हैं C3H4 की, जो कि प्रोपाइन के बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं 3 रखता हूँ इनकी जगह पे तो C3, और यहाँ पर 3 दूनी 6 और 6 - 2 कितना रहेगा मेरे पास 4। तो यानी क्या है कि ये फर्स्ट मेंबर है, सेकंड मेंबर है और ये सक्सीडिंग मेंबर है, और इसने बताया कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, बाकी रॉन्ग है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ह्यूमन हार्ट में हमारे पास 4 चैम्बर, हमारा जो इंसान का जो दिल होता है उसके 4 चैम्बर होते हैं। तो पहला होता है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर का हार्ट ह्यूमन बॉडी का होता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी 4 चैम्बर हार्ट की होती है। अब इसमें क्या है, इसने ऑप्शन क्या बोला है कि राइट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। नहीं, राइट एट्रियम डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है फ्रॉम वेना कावा। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है फ्रॉम वेना कावा, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। दो तरीके के वेना कावा होते हैं, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। इस चीज़ को याद रखना है, चीज़ को कि एक वेना कावा बॉडी के अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है इनटू द राइट एट्रियम, और एक बॉडी के बिलो पार्ट से लेके आता है टू द राइट एट्रियम। फिर वो ब्लड राइट वेंट्रिकल्स के थ्रू जाता है लंग्स के अंदर। लंग्स उस ब्लड को ट्रांसफर करता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से फिर वो ट्रांसफर होता है, सॉरी, लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से ट्रांसफर होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वो ट्रांसफर होता है बॉडी के अलग अलग पार्ट में। इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। इस बस के बारे में हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। डबल सर्कुलेशन को अगला ऑप्शन दे रखा है, लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल विच सेंड इट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, कि लेफ्ट एट्रियम जो है वो ट्रांसफर करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कि सेंड करता है उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट में। आगे हम लोग बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर सी की तरफ, राइट एट्रियम रिसीव डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द वेना कावा फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो करेक्ट। जब मैंने अभी ऊपर बताया कि राइट एट्रियम बॉडी से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम द वेना कावा, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से, जो बॉडी का अपर पार्ट है। क्योंकि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में आप लोगों को पता होगा कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है उस ब्लड को हम लोग डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आगे ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ओटा विच सेंड इट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। नहीं, अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया कि लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर करता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, देन वो ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ वाटर टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये बात आप याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बी एंड सी आर करेक्ट।
B and C are the correct option about the human heart. आगे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये डिस्क्राइब कर रहा है कि सेलेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग अ ग्लैंड विच इज नॉट अकर एज अ पेयर इन द ह्यूमन बॉडी। तो इनमें से कौन सा ग्लैंड पेयर में नहीं पाया जाता? पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इन द ब्रेन, जिसको हम माइंड बोलते हैं। जो भी पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मेन ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को मेन ग्लैंड भी बोला जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। याद रखना इस चीज़ को, इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है क्योंकि ये सारे ग्लैंडों को कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये खाली पेयर में नहीं होता। बाकी अगर मैं बात करता हूँ ऑप्शन नंबर बी, ओवेरी, ओवेरी पेयर में होते हैं जो कि फीमेल में पाई जाती हैं। टेस्टिस मेल में होते हैं, ये भी पेयर में पाए जाते हैं। और एड्रेनल जो कि किडनी के ऊपर होते हैं, ये भी पेयर में पाए जाते हैं। ये सब पेयर में पाए जाते हैं। बाकी पिट्यूटरी ग्लैंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो पेयर में नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हेन अ पर्सन ब्रीथ इन द पोजीशन ऑफ रिप्स एंड डायफ्राम विल बी। अगर पर्सन ब्रीथ करता है तो उसकी जो पोजीशन है वो क्या होगा? पहला, लिफ्टेड रिप्स एंड कर्व्ड डोम शेप डायफ्राम। नहीं, ये ऑप्शन की बात करते हैं तो ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो रिप्स हैं वो लिफ्टेड नहीं होती। और कर्व्ड डोम जो डायफ्राम की बात करते हैं, शेप डायफ्राम बन जाता है, डोम टाइप का बन जाता है। नहीं, लिफ्टेड रिप्स एंड फ्लैटेंड डायफ्राम। तो ये डायफ्राम होता है वो फ्लैट हो जाता है। जो डायफ्राम होता है हमारे पास वो फ्लैटेंड हो जाता है। अगला सी, रिलैक्स्ड रिप्स एंड फ्लैटेंड डायफ्राम। सी ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। डी की बात करते हैं तो अभी तक सिर्फ बी ही सही है, और ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, हो जाता है ऑप्शन नहीं दे रखे। तो 10वें की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। डी की बात करते हैं, रिलैक्स रिप्स कभी भी रिलैक्स नहीं होती। जब भी हम रेस्पिरेशन करते हैं तो रिप्स हमारी वो एलोंगेट हो जाती है, जैसे कि हमने बोला कि लिफ्ट हो जाती है, ऊपर आ जाती है, बढ़ जाती है। और जो फ्लैट डायफ्राम है जो कि रिप्स के पोर्शन को नीचे एब्डोमिनल के पोर्शन से अलग करता है, वो फ्लैट हो जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? 10वें का बी आंसर याद रखना। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। ये जो फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हैं, इस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? हाइड्रा। ये हाइड्रा है। और हाइड्रा के अंदर जो भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बडिंग। तो इसका रखना आप लोग, बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि बडिंग के थ्रू ही ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि अक्रॉस मेड बिटवीन टू पी प्लांट्स प्रोड्यूस 50% टॉल 50% शॉर्ट पीस प्लांट। द जीन कॉम्बिनेशन ऑफ द पैटर्नल पी प्लांट। जो जीन कॉम्बिनेशन होगा पैटर्नल पी प्लांट से वो क्या होगा? तो अगर मैं टी, इसने बोला, देखिए अगर मैं F1 जनरेशन की बात करता हूँ, अगर मैंने पहले टॉल प्लांट ले लिया है, दूसरा मैंने शॉर्ट प्लांट लिया है, तो टॉल प्लांट की जो मैं, अगर मैं ट्रेड की बात करता हूँ तो वो टी लेते हैं, और शॉर्ट प्लांट की मैं स्मॉल टी लेता हूँ। जब मैं इनको आपस में क्रॉस करवाऊंगा तो पहला, और सारे जितनी भी प्रोजेंसी F1 प्रोजेंसी बनेंगी, वो F1 प्रोजेंसी सारी की सारी टी और टी ही इसके अंदर ट्रेट शो होंगे। इसके अंदर एक 50% चांस होगा वो लॉन्ग का, और 50% चांस होगा शॉर्ट का। तो उसने क्वेश्चन क्या बोला था कि क्रॉस मेड बिटवीन टू पी प्लांट्स प्रोड्यूस्ड 50% टॉल 50% शॉर्ट पी प्लांट्स। द जीन कॉम्बिनेशन ऑफ द पैटर्नल पी प्लांट मस्ट बी। द जीन कॉम्बिनेशन जो पैटर्नल पी प्लांट का होगा वो क्या होगा हमारे पास? तो अगर मैं टी और, सॉरी, कैपिटल टी की बात करता हूँ, कैपिटल टी की अगर मैं कॉम्बिनेशन करवाता हूँ तो इसमें देखिए ये कंबाइन होगा हमारे पास इससे, ये कंबाइन होगा इससे, 50% जो कॉम्बिनेशन है वो टॉल का बन रहा है, 50% कॉम्बिनेशन जो है वो शॉर्ट का बन रहा है। तो इसने जो बात कही है कि अक्रॉस मेड बिटवीन टू पी प्लांट्स प्रोड्यूस 50% टॉल एंड 50% शॉर्ट। 50% टॉल एंड 50% शॉर्ट्स जो बन रहे हैं हमारे पास, द जीन कॉम्बिनेशन ऑफ द पेरेंटल पी प्लांट मस्ट भी क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर, तो इस केस में 50% टॉल बन रहा है, 50% टॉल है, और बाकी जो 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 आपको दिख रहे हैं ये 50% शॉर्ट है।
तो ऑप्शन नंबर सी ही ओनली करेक्ट है, क्योंकि इसने बोला है कि 50% टॉल बनना चाहिए, 50% शॉर्ट बनना चाहिए। तो यही दोनों में अगर पेरेंट लूँगा, एक इस ट्रेट का लूँगा और एक इस ट्रेट का लूँगा, तभी हमारे पास ये बातें बनेंगी। यही जो कॉम्बिनेशन पूछा है वही बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन आई। इनमें से जो कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, कौन सी स्टेटमेंट सही है हमारे पास। तो अगर मैं पहले स्टेटमेंट बात करता हूँ, द डायमीटर ऑफ द आई बॉल इज अबाउट 2.3 सेंटीमीटर, तो सही है। पहला वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि इंसान की ह्यूमन आई की जो डायमीटर होती है वो 2.3 सेंटीमीटर के आसपास होती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आइरिस इज डार्क मस्कुलर डायफ्राग्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ पीपल। बी इज ऑल्सो करेक्ट। आइरिस ही हमारी आंखों में पीपल की साइज को कंट्रोल करती है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आइरिस के बारे में यह है कि आइरिस की वजह से ही आंखों में कलर आता है। जितने भी कलर आपको आंखों में दिखाई देते हैं वो सब आइरिस की वजह से ही होते हैं, क्योंकि आइरिस में दो तरीके के सेल होते हैं, एक रॉड शेप और एक कोन शेप के होते हैं, जो लाइट को डिम लाइट और जो ब्राइट लाइट में आपको मदद करते हैं देखने में। आगे सी बोल रखा है मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट रेज एंटरिंग द आई अकर एट द क्रिस्टलाइन सेंस। यानी कि बहुत सारी लाइटें रिफ्लेक्शन हो जाती हैं उस रे लेंस में पड़ने के बाद। तो ऐसा नहीं है, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट भी होती हैं। While focusing on the object of the different distance, the distance between the crystalline lens and the retina is adjusted by ciliary muscles। नहीं, सीरियली मसल्स जस्ट काम करती हैं लेंस को पकड़ के रखने का। बाकी एडजस्टमेंट, क्योंकि रेटिना अपनी जगह पे फिक्स रहता है, लेंस अपनी जगह पे फिक्स है, कोई भी उनको पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। हाँ, अगर कोई भी बीमारी या कोई भी ऐसे हमारे पास डिजीज होती हैं तो उसमें इमेज का फॉर्मेशन रेटिना से पहले या रेटिना के बाद हो जाता है, वो तो अलग बात है। बट इसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर ए और बी करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ए एंड बी। क्योंकि आंखों के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बुक में लिखे हुए हैं, एनसीईआरटी को फॉलो कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि एनसीईआरटी काफ़ी अच्छी किताब है इन सब क्वेश्चन, एक नंबर के क्वेश्चन के लिए बेसिकली, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन एक नंबर के, ज़्यादातर क्या मोस्टली क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ अ नेटवर्क ऑफ 5 आइडेंटिकल रजिस्टर ऑफ 1.5 ओम। अगर मैं मैक्सिमम रेजिस्टेंस की बात करता हूँ, 5 रेजिस्टेंस मेरे पास है 1/5 ओम के, 5 रेजिस्टेंस है 1/5 ओम के। अगर मैं मैक्सिमम रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज के बारे में, क्योंकि मैक्सिमम रेजिस्टेंस सीरीज में ही मिलता है, सीरीज में। अगर मैं मिनिमम की बात करता हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, क्योंकि इसमें बात करी जा रही है सीरीज की, क्योंकि मैक्सिमम रेजिस्टेंस पूछ रहा है तो मैं इन सबको लगा दूंगा सीरीज में। 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 एंड 1/5। जब मैं इन सबको सॉल्व करूंगा तो 5 टाइम्स 1/5 हो जाएगा, कैंसिल आउट, और मुझे मिल जाएगा 1 ओम। कितना मिल जाएगा? 1 ओम। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास? 1 ओम। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 1 ओम इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। स्टडी द IV डायग्राम ऑफ द 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3। 3 रेजिस्टेंस मुझे पता है, ये मुझे ग्राफ दे रखा है, फर्स्ट R1 R2 एंड R3। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। इसने पूछा है कि कौन से जो ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि देखिए रेजिस्टेंस का स्लोप जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही ज़्यादा वो रेजिस्टेंस होगा, यानी कि R3 बड़ा है R2 के, R2 बड़ा है R1 से। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। और बाकी तो ये वी आई ग्राफ है, एक्स पे आई वी आई आएगा और वाई पे वी आएगा, जो कि ओम्स लॉ डिस्क्राइब करता है। लीनियर ग्राफ है वी और आई के बीच में, और जो स्लोप है इट डिस्क्राइब अस अ रेजिस्टेंस। डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस का जो डिपेंडेंसी है वो स्लोप पे होती है, जितना कम स्लोप उतना ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि strength of the magnetic field produced by the current carrying solenoid does not depend on। करंट कैरिंग सोलेनॉइड, सोलेनॉइड क्या होता है? ये सोलेनॉइड है, मेरे पास कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि अंदर पैरेलल होती है और बाहर इस तरीके से डिस्क्राइब करती है, क्योंकि सोलेनॉइड जो है वो बिहेव करता है एज अ बार मैग्नेट। सोलेनॉइड एज अ बार मैग्नेट बिहेव करता है, करंट फील्ड डायरेक्शन है। तो इसने क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड की जो ताकत है प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग सोलेनॉइड डज नॉट डिपेंड ऑन। इनमें से किस पे डिपेंड नहीं करती? ऑप्शन दे रखा है नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड, नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ सोलेनॉइड जो, क्योंकि मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूँ तो सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई।
क्योंकि म्यू नॉट हमारे पास परमेबिलिटी है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, एंड इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एंड क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई इज द करेक्ट इज द करंट। उसने बोला है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनोइड, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, रेडियस ऑफ सोलेनोइड, मटेरियल ऑफ कोर ऑफ द सोलेनोइड। तो देखिए क्या है कि ऑप्शन नंबर बी, जिस पे उसकी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड नहीं करती, वो है करंट की डायरेक्शन। कि करंट की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन तो करंट फ्लोइंग थ्रू करंट पर डिपेंड करती है, बट करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, रेडियस पर डिपेंड करेगी। क्योंकि अगर हम बात करते हैं इसके फ्लक्स की, तो वो काफ़ी आगे की बात हो गई। अभी हम लोग सिर्फ खाली क्लास 10th के ही बारे में डिस्कस करते हैं। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज डज नॉट डिपेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, बी वाला ऑप्शन सही है। क्योंकि इसने बोला है कि डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिनॉइड की, याद रखना। बाकी सब पे डिपेंड करता है कि सॉलिनॉइड की रेडियस क्या होगी, और इसके अंदर मटेरियल ऑफ कोर ऑफ द सॉलिनॉइड क्या होगा, और बाकी की बातें दे रखी हैं। अब बात करते हैं असर्शन रीजन की तरफ बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन, 17 से लेके 20 तक असर्शन रीजन है। आप लोगों को इन क्वेश्चन में खासी दिक्कत आती होगी, और इतने कोई टफ क्वेश्चन ही होते नहीं है। बस खाली आपको असर्शन देखना है और रीज़न देखना है कि क्या असर्शन और रीज़न सही है कि नहीं सही है। तो इसमें ए बी सी ऑप्शन ऊपर दे रखा है कि अगर मैं ए की बात करता हूँ तो ए का मतलब है कि बोथ ए एंड आर इज ट्रू, बोथ ए एंड आर इज ट्रू है, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो उसके बारे में ध्यान देना, ऑप्शन इसके ऊपर दे रखे होते हैं। तो मैं ए बी सी डी में से आपको बताऊंगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि different male have different reactivities with different metals, sorry, different metals have different reactivities with water and dilute acid। ऑप्शन नंबर ये बोल रहा है कि अलग अलग मेटल्स की अलग अलग रिएक्टिविटीज़ हैं। अलग अलग मेटल की ऑब्वियस सी बात है, हर एक मेटल पानी से अलग रिएक्ट करता है। मैं सोडियम की बात करता हूँ, मैं पोटेशियम की बात करता हूँ, तो ये विगरसली रिएक्ट करते हैं। और नीचे आ जाइए, मैं कैल्शियम की बात करता हूँ, मैं मैग्नीशियम की बात करता हूँ, एल्यूमिनियम की बात करता हूँ, तो ये रिएक्ट विगरसली करते हैं। बट ये कभी मतलब इनके हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ये बबल्स के फॉर्म में ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं। क्योंकि क्योंकि कैल्शियम है, वो पानी के साथ इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता कि वो आग पकड़ ले। क्योंकि सोडियम और पोटेशियम तो आग पकड़ लेते हैं, बट अगर ये बात करता हूँ मैं आयरन की या एल्यूमिनियम की या जिंक की, तो ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे अलग अलग मेटल्स हैं जिनके पानी के साथ रिएक्टिविटी अलग अलग है। तो ये तो सही है, ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर डिपेंड ऑन इट्स पोजीशन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। कि अलग अलग मेटल की जो एक्सट्रैक्शन है, वो ऑब्वियसली बात है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स को निकालने के लिए मुझे इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ता है। लेस रिएक्टिव मेटल को निकालने के लिए सिंपल मुझे कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करनी पड़ती है। बाकी मिडल वाले में भी सेम केस है, क्योंकि लेस रिएक्टिव मेटल्स में अगर सिल्वर और गोल्ड की बात करता हूँ तो ज़्यादा इनमें ज़्यादा गंदगी नहीं होती है। तो उनको निकालने के मोस्टली अगर और पाई जाती है, तो जैसे मैं बात करता हूँ सिल्वर है, उसमें ज़्यादातर सल्फाइड और मिल जाती है। बाकी इतना कोई ज़्यादा खास इनमें और में गंदगी नहीं होती। तो जो सिर्फ बीच के मेटल बचे, उनकी मैं कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करता हूँ। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग करी जाती है, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग करी जाती है। कैल्सिनेशन करी जाती है कार्बोनेटों को साफ करने के लिए, रोस्टिंग करी जाती है सल्फाइडों को साफ करने के लिए। इसके बारे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 3 पढ़ लीजिएगा एक बार आप, गो थ्रू कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा इसके बारे में। अगर नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के दे दूंगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि देखिए बोथ आर करेक्ट, ए एंड आर दोनों करेक्ट हैं, बट आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आर जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी 17 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ए एंड आर बोथ ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन द ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, ह्यूमन फीमेल हैज़ अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। जो ह्यूमन फीमेल है, उनके परफेक्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ऑब्वियसली बात है, मेल के फीमेल के अंदर बोथ एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, और मेल के अंदर एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है। तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। ऑप्शन बी, जो आर दे रखा, सॉरी, सेक्स क्रोमोसोम्स कंट्रीब्यूट बाय द ह्यूमन मेल इन द जाइगोट डिसाइड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। ये भी सही है कि जो मेल के क्रोमोसोम्स ही डिटरमाइन करते हैं सेक्स ऑफ द बेबी, जो भी बच्चा बनेगा उसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है सेक्स डिटर्मिनेशन का, वो मेन जो मुद्दा है वो मेल गैमेट का, बिकॉज बेथ सॉरी मेल हैज बोथ डिफरेंट डिफरेंट गैमेट्स एक्स एंड वाई। क्योंकि फीमेल केस में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, क्योंकि फीमेल को हर केस में, दोनों केस में, अगर बॉय होता है तब भी एक्स क्रोमोसोम दे रही है, अगर वाई होता है तब भी, वो गर्ल हो रही है तब भी गर्ल के साथ भी वो एक्स क्रोमोसोम्स ही कंट्रीब्यूट कर रही है। तो बोथ ए एंड आर इज ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 19, myopic eye cannot seen distant object distinctly, कि जो मायोपिक आई है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर के ऑब्जेक्ट को सही तरीके से नहीं देख पाती। ऐसा नहीं है, मायोपिक आई जो होती है हमारे पास, जो मायोपिक आई की बात करते हैं, कैनॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, क्योंकि अगर मैं देखो अलग अलग आंखों की बीमारियां हैं, जिसमें हम किसी में कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करते हैं, किसी में कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं, किसी में बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो मायोपिक आई के बारे में बात करता है, तो मायोपिक आई कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता, क्योंकि जो मायोपिक आई है वो जैसे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको दूर का नहीं दिखाई देता, तो वो मायोपिक, उनकी आंखें मायोपिक हैं, तो उसके लिए उनको हमें कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि अगर ये आँखें हमारे पास जब लाइट इस पर पड़ेगी तो यहाँ पर हमारे आंखों में ऑलरेडी कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, तभी रेटिना पे इमेज बनेगी। तो मायोपिक आई ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्योंकि मायोपिक आई की जो डिफेक्ट है उसमें लोग दूर का नहीं देख पाते, और ए इज करेक्ट। और अगर हम आर की बात करते हैं, आर ने क्या बोल रखा है कि फॉर द करेक्शन ऑफ मायोपिक कन्वर्जिंग लेंस ऑफ द अप्रोप्रिएट पावर आर प्रेस्क्राइब्ड, नहीं, डाइवर्जिंग लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, डाइवर्जिंग लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस, इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, एफ नेगेटिव होती है, कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल नहीं किया जाता, कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता है, इसको याद रखना। तो इसमें क्या है कि 19th क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो 19th क्वेश्चन में सी ऑप्शन इस सही है, क्योंकि ए करेक्ट है बट आर इज नॉट करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि द डिफ्लेक्शन ऑफ अ कंपास नीडल प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग कंडक्टर डिक्रीज व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, जब मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर इज इंक्रीज्ड, ऐसा नहीं है, जो डिफ्लेक्शन है, क्योंकि देखो क्या डिफ्लेक्शन, तो डिफ्लेक्शन ही शो करेगी, तो ए इज फॉल्स, ऐसा नहीं है, डिफ्लेक्शन तो डिफ्लेक्शन ही है, असर्शन इज फॉल्स। आर स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, जो करंट कैरिंग कंडक्टर में जो जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगी, इंक्रीज द करंट इन द कंडक्टर, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो आर इज करेक्ट, आर इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर, कि असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो 20 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो आज हमने बोर्ड का एक और पेपर डिस्कस किया, कल हम लोग एक और पेपर डिस्कस करेंगे, और मे भी हम कल 2 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करें। तो 1 नंबर के क्वेश्चन में जो भी आप लोगों को डाउट आता है मुझसे सीधा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी के लिए गुड बाय, हम लोग फिर कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है।